अगर तुमने हेडफोन नहीं लगाए हैं तो अभी लगा लो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूं वो मैं दुनिया से चिल्लाकर नहीं कह सकती। ये राज मेरे बदन के हर उस हिस्से में दफन है जहां आज भी किसी के छूने से सहरन नहीं, आग लगती है। मेरा नाम जोया है, उम्र सिर्फ 24 साल, लेकिन मेरी आंखों में देखोगे तो तुम्हें सदियों का वीराना दिखेगा। लोग कहते हैं मैं कयामत हूं, 5 फीट 6 इंच का कद, दूध जैसा सफेद रंग, कमर इतनी पतली कि शायद तुम्हारी एक बांह के घेरे में आ जाए, और वो कर्व्स जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे मर्दों की नीयत फिसल जाती है। मेरे घने काले बाल जब कमर पर लहराते हैं तो सांसें अटक जाती हैं। मेरे होंठ जो कभी गुलाब की पंखुड़ी जैसे थे, आज वो किसी और ही कहानी को बयां करने के लिए फड़क रहे हैं। मैं वो हूं जिसे पाने के लिए शहर का हर अमीर ज्यादा पागल था, लेकिन मैंने जिसे चाहा उसने मुझे भोग की वस्तु समझकर दांव पर लगा दिया। क्या तुम्हें पता है प्यार का असली रंग क्या होता है? लाल, खून जैसा लाल। वो रात 14 फरवरी की रात थी। मेरे बॉयफ्रेंड रोहन ने मुझे अपने फार्म हाउस पर बुलाया था। उसने कहा था, जोया, आज रात मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खास खुशी दूंगा। मैं कितनी पागल थी। मैंने वो लाल रंग की बैकलेस ड्रेस पहनी थी जो मेरे बदन से ऐसे चिपकी थी जैसे दूसरी त्वचा हो। मेरा हर एक उभार, मेरी छाती का वो ढलान, मेरी कमर की वो लचक, सब कुछ उस ड्रेस में कहर ढा रहा था। मैं सजी थी सिर्फ उसके लिए। जब मैं वहां पहुंची तो फार्म हाउस के हॉल में अंधेरा था। सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। हवा में महंगी शराब और सिगार की मिली जुली गंध थी। रोहन, मैंने धीरे से पुकारा। मेरी आवाज हॉल में गूंज गई। तभी लाइट जली। सामने रोहन खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसके 4 दोस्त थे। सबकी आंखों में वो भूख थी जो एक भेड़ी की आंखों में होती है जब वो मेमने को देखता है। उनकी नजरें मेरी आंखों पर नहीं, मेरे गले से नीचे सरकती हुई मेरी कमर पर अटकी थी। रोहन मुस्कुराया। वो मुस्कान नहीं थी, वो एक सौदा था। वेलकम डार्लिंग, उसने कहा, और उसके दोस्त हंस पड़े। रोहन, ये सब कौन है? हमें तो अकेले होना था ना? मैंने पीछे हटते हुए कहा। मेरा दुपट्टा हल्का सा सरक कर कंधे से नीचे गिर गया। ठंडी हवा मेरे कंधे को छू गई और मेरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रोहन मेरे पास आया। उसने मेरे गाल पर अपनी उंगली फेरी। उसकी उंगली ठंडी थी, बहुत ठंडी। जोया, मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। उसने मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को झुलसा रही थी। आज रात तुम्हें हम सबको खुश करना होगा। यही मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वो रोहन था जिसके सीने पर सिर रखकर मैंने पूरी जिंदगी के सपने देखे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और झटका दिया। मेरा बदन उसके सीने से जा टकराया। छोड़ो मुझे, मैं चिल्लाई। अरे भाभी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसके एक दोस्त ने गंदी हंसी के साथ मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ सख्त थी। उनकी उंगलियां मेरी कलाई पर गड़ रही थीं। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा। एक ने मेरी कमर पर हाथ रखा। उंगलियां रेंगती हुई मेरी पीठ के खुले हिस्से पर घूमने लगीं। मुझे घिन आ रही थी। रोहन बस खड़ा होकर देख रहा था, हाथ में शराब का गिलास लिए। नहीं, मैंने पूरी ताकत लगाई। पास ही टेबल पर एक फूलदान रखा था। मैंने उसे उठाया और उस दोस्त के सिर पर दे मारा। खून बहा, पकड़ ढीली हुई और मैं भागी पथरीले रास्ते पर। पीछे से उनकी गालियां और दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरा बदन भीग चुका था। वो लाल ड्रेस अब पारदर्शी होकर मेरे बदन के हर राज को खोल रही थी। पानी की बूंदें
मेरी गर्दन से लुढ़क कर मेरी छाती की घाटी में समा रही थी। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, मुझे बस भागना था। सड़क पर अंधेरा था। सामने से एक कार की तेज हेडलाइट मेरी आंखों में चुभी। मैंने हाथ दिया नहीं, मैं बस कार के सामने गिर गई। ब्रेक लगने की चीखती हुई आवाज आई। कार का दरवाजा खुला, एक लंबा साया बाहर आया। बारिश की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, बस उसके जूते देखे, महंगे काले लेदर शूज। प्लीज मुझे बचा लो, मैं गिड़गिड़ाई और मेरी चेतना जवाब दे गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं रेशम की चादरों के बीच थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। मेरे बदन पर वो फटी हुई लाल ड्रेस नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सा सफेद आदमियों वाला शर्ट था। मैं घबरा कर उठी, मेरे सिर में दर्द था। तभी मैंने उसे देखा, वो कमरे के कोने में सोफे पर बैठा था, हाथ में विस्की का गिलास, चौड़ी छाती, बदन पर सिर्फ एक ब्लैक शर्ट जिसके ऊपर के 3 बटन खुले थे, जिससे उसके गठीले सीने की झलक मिल रही थी। उसका चेहरा सख्त, जैसे पत्थर से तराशा गया हो। उसकी बाईं आंख के ऊपर एक हल्का सा कट का निशान था जो उसे और भी खतरनाक बना रहा था। उसकी उम्र करीब 30-32 रही होगी। उसकी आंखों में वो गहराई थी जिसमें डूबकर कोई भी औरत अपना वजूद खो दे। जाग गई? उसकी आवाज इतनी भारी और बेस वाली थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपन हो गया। मैं सिमट गई। मैं कहाँ हूं? मेरे कपड़े? वो उठा, एक शेर की तरह चलते हुए मेरे पास आया। बेड के किनारे बैठा नहीं, बस झुक गया। उसके शरीर की मर्दाना खुशबू, कस्तूरी और बारिश की महक ने मेरे नथुनों को भर दिया। तुम्हारे कपड़े भीग चुके थे और फटे हुए थे, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी नजर मेरे होंठों पर अटकी थी। मैं अभिमन्यु रायचंद हूं। अभिमन्यु रायचंद, शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, जिसे लोग शैतान कहते थे। मुझे जाना है, मैं फुसफुसाई। कहां? उसने एक भौहें उठाई। वापस उन कुत्तों के पास जो तुम्हें नोचने के लिए ढूंढ रहे हैं। मैं सन्न रह गई। उसे कैसे पता? वो मेरा बॉयफ्रेंड था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे लगा वो मुझे छुएगा। मैं पीछे हट गई, लेकिन उसने मेरे गाल पर गिरे एक आंसू को अपने अंगूठे से पोंछा। उसका स्पर्श आग जैसा गर्म था। सही शब्द है, उसने कहा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, सोया। या तो इस दरवाजे से बाहर जाओ और उन भेड़ियों का शिकार बनो, या फिर मेरा गला सूख रहा था, या फिर मुझसे शादी करो और उस रोहन की जिंदगी नर्क बना दो। ये क्या कह रहा था? शादी? एक अजनबी से? क्यों? मैंने पूछा। आप मुझसे शादी क्यों करेंगे? अभिमन्यु की आंखों में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा एक साथ कौंधा। क्योंकि रोहन मेरा सौतेला भाई है और मुझे उससे अपना हिसाब बराबर करना है। लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में जो सुरक्षा का वादा था, वो रोहन के झूठे प्यार से कहीं ज्यादा सच्चा लग रहा था। मैं तैयार हूं, मैंने कहा। और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। हमारी शादी अगले ही दिन हुई। कोर्ट मैरिज। कोई शोर नहीं, कोई जश्न नहीं, बस 2 दस्तखत और मैं जोया से मिसेज अभिमन्यु रायचंद बन गई। जब मैं रायचंद मेंशन में दाखिल हुई तो सामने हॉल में रोहन खड़ा था। मुझे देखते ही उसके हाथ से गिलास गिर गया। जोया, तुम यहां? उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अभिमन्यु ने मेरी कमर पर अपना मजबूत हाथ रखा और मुझे अपने पास खींच लिया, इतना करीब कि मेरी पीठ उसकी सख्त छाती से रगड़ खा गई। रोहन, अपनी भाभी से मिलो, अभिमन्यु ने चबाते हुए शब्दों में कहा। रोहन की आंखों में जो खौफ था, उसे देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली।
लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सुहाग रात, कमरा फूलों से सजा था। मैं बेड पर बैठी थी, कांप रही थी। क्या अभिमन्यु भी रोहन जैसा है? क्या ये शादी सिर्फ एक सौदा है? क्या वो मेरा इस्तेमाल करेगा? दरवाजा खुला, अभिमन्यु अंदर आया। उसने दरवाजा लॉक किया, वो मेरे पास आया। उसने अपनी शर्ट उतारी। उसका बदन, हर मांसपेशी तनी हुई। मेरे मुंह से एक सिसकी निकल गई। वो बेड पर मेरे सामने बैठा। डरो मत, उसने कहा। मैं तुम्हें तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी। उसने साइड टेबल से एक फर्स्ट एड बॉक्स उठाया। मेरे पैरों में जहां भागते वक्त खरोंचें आई थी, उसने वहां रुई से दवा लगानी शुरू की। उसकी उंगलियां मेरे टखने को छू रही थीं। धीरे धीरे ऊपर पिल्ली की तरफ बढ़ी। उसकी छुअन में एक नशा था। वो जहां जहां छू रहा था वहां दर्द गायब हो रहा था और एक मीठी सी टीस उठ रही थी। आह, मेरे मुंह से निकल गया। वो रुका। उसने ऊपर देखा। हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में वासना नहीं, परवाह थी। और शायद एक दबा हुआ तूफान। उस रात उसने मुझे नहीं छुआ। वो सोफे पर सोया और मैं बेड पर। लेकिन पूरी रात मुझे उसकी मौजूदगी अपनी रजाई के अंदर महसूस होती रही। सुनो, अगर यहां तक सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अगर अभिमन्यु का ये बदला हुआ रूप तुम्हें भी अपनी तरफ खींच रहा है और तुम्हें लग रहा है कि रोहन के साथ जो होगा वो बहुत बुरा होने वाला है, तो अभी इस कहानी को लाइक कर दो। नीचे कमेंट में लिखो ट्रू लव या रिवेंज। तुम जोया की जगह होती तो क्या करती? और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि अब जो ट्विस्ट आने वाला है वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। शेयर कर दो उसे जिसे तुम अपनी धड़कन सुनाना चाहते हो। दिन बीतते गए। घर में एक अजीब सा तनाव था। एक सुबह मैं नहा कर निकली। मैंने बाथरूम में टॉवेल लपेटा हुआ था। पानी की बूंदें मेरे बालों से टपककर मेरी पीठ पर फिसल रही। मैं अपने कमरे में आई, ये सोचकर कि अभिमन्यु जिम गया होगा, लेकिन वो वहीं था। फाइल पढ़ रहा था। मुझे देखते ही वो जम गया। उसकी नजरें मेरे भीगे हुए बालों से होती हुई मेरी गर्दन, मेरे टॉवेल के ऊपर, उभरे हुए सीने के हिस्से और मेरी लंबी टांगों पर गई। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। मैं पलटी अलमारी से कपड़े निकालने के लिए। मेरा टॉवेल थोड़ा सा ऊपर खिसक गया। जोया, उसकी आवाज भारी थी, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। मैं वहीं रुक गई। वो मेरे पीछे आया। मैंने उसकी गर्मी अपनी पीठ पर महसूस की। तुम्हारे बाल गीले हैं, उसने मेरे कान के पीछे फुसफुसाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी गर्दन से चिपकी एक लट को पीछे किया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन की नाजुक त्वचा पर फिर गईं। मेरे अंदर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। अभिमन्यु, मैं मुड़ी। हम इतने करीब थे कि हमारी सांसें टकरा रही थी। उसकी नजर मेरे होंठों पर थी। वो झुक रहा था और झुक रहा था। तभी नीचे से आवाज आई, भैया पुलिस आई है। रोहन की आवाज। हम अलग हो गए। अभिमन्यु की आंखों में एक पल के लिए हताशा दिखी, फिर वही सख्त भाव आ गया। कपड़े पहन लो, उसने कहा और बाहर चला गया। नीचे जाकर पता चला कि रोहन ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था। उसने पुलिस को बुलाया था कि मैंने उसके फार्म हाउस से कीमती घड़ी चुराई थी और ये लड़की चोर है, ये मेरे भाई को भी लूट लेगी। रोहन चिल्ला रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर मेरी तरफ बढ़ा। मैम, हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। मैं रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया, रुको। अभिमन्यु की आवाज गूंजी। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था जैसे कोई राजा अपने दरबार में आता है। मेरी पत्नी की तलाशी लेने की हिम्मत भी मत करना, उसने इंस्पेक्टर के सामने आकर कहा। और रही बात घड़ी की, अभिमन्यु ने अपनी जेब से वही घड़ी निकाली और रोहन के मुंह पर दे मारी। ये घड़ी तुमने ही मुझे दी थी, याद है रोहन? जब तुम जुए में हार गए थे। रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। ये झूठ था। अभिमन्यु ने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला था। पुलिस चली गई।
रोहन अपमानित होकर अपने कमरे में भाग गया। उस रात मैंने अभिमन्यु से पूछा, आपने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? अभिमन्यु मेरे पास आया। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, क्योंकि जो मेरा है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और अब तुम सिर्फ मेरी हो। उस रात दूरियां मिट गईं, बारिश हो रही थी, खिड़की खुली थी। उसने मुझे बाहों में उठाया। जोया, क्या मैं? उसकी आंखों में अनुमति थी। मैंने उसकी शर्ट के बटन खोले। उसने मुझे चूमा, एक ऐसा किस जो भूखा भी था और कोमल भी। उसके होंठ मेरे होंठों को पी रहे थे। उसके हाथ मेरी कमर पर कस गए, मुझे ऊपर उठाया। मेरी टांगें उसकी कमर के गिर्द लिपट गईं। उस रात कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ सांसों का शोर था। बदन के टकराने की आवाजें थीं और दो टूटे हुए रूहों का मिलन था। हर स्पर्श में एक वादा था, हर सिहरन में एक कहानी थी। जब उसने मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ाए तो मुझे लगा कि मैं पहली बार जिंदा हुई हूं। लेकिन खुशियां इतनी आसानी से कहां मिलती हैं। मेरी प्रेगनेंसी की खबर आई। पूरा घर खुश था, सिवाय एक इंसान के। एक दिन अभिमन्यु शहर से बाहर गया था। मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर अपने पति का सच जानना चाहती हो तो पुराने गोदाम में आ जाओ। मेरे अंदर का डर फिर जाग गया, लेकिन सच जानने की जिज्ञासा भी थी। मैं वहां गई। वहां रोहन था, हाथ में बंदूक लिए। आ गई भाभी? वो हंसा। रोहन, ये सब क्या है? तुम्हें लगता है अभिमन्यु तुमसे प्यार करता है? रोहन ने एक फाइल मेरी तरफ फेंकी। इसे पढ़ो। मैंने फाइल खोली। उसमें अभिमन्यु और मेरे पिता के बीच एक एग्रीमेंट था। मेरे पिता, जो मुझे बचपन में अनाथालय छोड़ गए थे, उस एग्रीमेंट के मुताबिक मेरे पिता की सारी जायदाद, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, मेरी शादी के बाद मेरे पति की हो जानी थी। अभिमन्यु को पता था कि तुम कौन हो जोया। वो 14 फरवरी की रात, वो सब एक नाटक था। मैंने नहीं, अभिमन्यु ने मुझे पैसे दिए थे वो सब करने के लिए, ताकि वो हीरो बनकर आए और तुमसे शादी कर सके। उसे सिर्फ तुम्हारी जायदाद चाहिए थी। मेरे पैरों तले से जमीन नहीं, पूरी दुनिया खिसक गई। वो रात, वो हमला, वो सब अभिमन्यु का प्लान था। जिसने मुझे बचाया वही मेरा कातिल था। मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं चिल्लाई, यही सच है। रोहन मेरे पास आया, लेकिन अब मैं वो जायदाद लूंगा और तुम्हें भी। उसने मुझे पकड़ा। वो मेरे पेट पर लात मारने वाला था, मेरे बच्चे को मारने के लिए। गोली चलने की आवाज। रोहन गिर पड़ा। उसके कंधे से खून बह रहा था। सामने अभिमन्यु खड़ा था, हाथ में धुआं देती पिस्तौल। वो दौड़कर मेरे पास आया। जोया, तुम ठीक हो? मैं पीछे हट गई। मुझे हाथ मत लगाओ। तुमने ये सब प्लान किया था? मैंने वो फाइल उसके मुंह पर मारी। अभिमन्यु ने फाइल नहीं देखी, उसने बस मेरी आंखों में देखा। हाँ, उसने कहा। सन्नाटा छा गया। हाँ जोया, मुझे जायदाद चाहिए थी। मुझे अपनी कंपनी बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी, और तुम्हारे पिता ने शर्त रखी थी कि जो तुमसे शादी करेगा उसे ही वो सब मिलेगा। इसलिए मैंने तुम्हें ट्रैक किया। मैं घुटनों के बल गिर गई, लेकिन अभिमन्यु भी मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार मैंने शैतान को रोते देखा, लेकिन वो 14 फरवरी की रात, वो प्लान मेरा नहीं था। रोहन को पता चल गया था कि तुम कौन हो। वो तुम्हें बर्बाद करके, ब्लैकमेल करके शादी करना चाहता था। मुझे जैसे ही पता चला, मैं पागलों की तरह भागा। अगर मैं 1 मिनट भी देर से आता, उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा। मैंने सौदा किया था जोया, दौलत के लिए। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस बारिश में देखा, जब तुमने मेरा हाथ थामकर अपनी जान मांगी, तो वो सौदा टूट गया। मुझे तुमसे प्यार हो गया, पागलों वाला प्यार, इतना कि मैं खुद को भी मार सकता हूं। रोहन,
जो जमीन पर पड़ा कराह रहा था, हंसा। ये झूठ बोल रहा है। अभिमन्यु ने उसे देखा नहीं, बस मेरे पेट पर हाथ रखा। जोया, मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे छोड़ना मत। मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे के बिना मर जाऊंगा। उसकी धड़कन, वो झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां पछतावा था, दर्द था और बेइंतहा मोहब्बत थी। रोहन ने कहा था कि उसने दोस्तों के साथ मिलकर गलत किया। मैंने याद किया। अभिमन्यु का चेहरा सख्त हो गया। वो दोस्त नहीं थे, वो मेरे भेजे हुए गार्ड्स थे जो तुम्हें बचाने के लिए सिविल ड्रेस में गए थे, लेकिन रोहन ने उन्हें चकमा दे दिया था। उस रात जो हुआ उसका प्रायश्चित मैं हर रात करता हूं। जब मैं तुम्हें सोता हुआ देखता हूं और डरता हूं कि कहीं तुम गायब ना हो जाओ, तभी रोहन ने अपनी दूसरी जेब से चाकू निकाला और अभिमन्यु की पीठ पर वार करने के लिए लपका। अभिमन्यु, पीछे देखो, मैं चिल्लाई। अभिमन्यु पलटा। उसने रोहन का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज। अभिमन्यु ने रोहन को उठाकर दीवार पर दे मारा। बहुत हो गया। अभिमन्यु गुर्राया। मेरा भाई होने का फायदा तुम बहुत उठा चुके। उसने पुलिस को कॉल किया। रोहन जेल में है आज। मैं और अभिमन्यु अपनी बालकनी में खड़े हैं। मेरे हाथों में हमारा छोटा सा बेटा है। अभिमन्यु पीछे से आता है। वो मुझे अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी दाढ़ी मेरे गाल को चुभ रही है, लेकिन ये चुभन मुझे दुनिया के हर मखमल से ज्यादा सुकून देती है। क्या सोच रही हो? वो मेरे कान में फुसफुसाता है। यही कि कभी कभी गलत रास्तों से भी हम सही मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ। वो मेरी गर्दन को चूमता है, एक लंबी गहरी किस। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जोया, कल से ज्यादा, कल से कम। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे गहरा घाव देता है, और जिसे हम अजनबी या गलत समझते हैं, वही हमारा मरहम बन जाता है। औरतों को अक्सर कमजोर समझा जाता है, एक शर्त या सौदा समझा जाता है, लेकिन याद रखना, एक औरत वो आग है जो अगर प्यार दे तो घर स्वर्ग बना सकती है, और अगर दुर्गा बन जाए तो महिषासुर का वध भी कर सकती है। सच्चा प्यार शरीर की भूख नहीं, रूह का सुकून होता है। अगर कोई तुम्हें छूने के लिए तड़पता है तो वो हवस है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए तड़पता है तो वही इश्क है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जोया और अभिमन्यु की ये दास्तान? अगर आपकी आंखों में एक भी आंसू आया हो या दिल में वो मीठा सा दर्द महसूस हुआ हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी अभी सच्ची मोहब्बत जिंदा है। प्लीज इस कहानी को उस एक इंसान के साथ शेयर करो जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था, ताकि उसे पता चले कि तुम अब कमजोर नहीं हो। और हाँ, नीचे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसे दबाकर घंटी बजा दो, क्योंकि अगली कहानी